गाड़ी में बैठे बैठे मधु की तबीयत बिगड़ रही थी। उसे अचानक से उल्टी आ रही थी। अनिमेष, मुझे उल्टी सी आ रही है। उल्टी? लेकिन क्यों? अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। चुप रहो, तुम्हें मजाक लग रहा है ये सब। मधु को सच में उल्टी आने लगी। उसने पानी पिया, दवाई खाई, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ती ही गई। तभी उसने महसूस किया कि वो किसी चीज के ऊपर बैठी हुई है। अरे ये क्या है? ये फूल यहाँ कहाँ से आया? मधु को सीट पर से एक सूखा हुआ फूल मिला। अनिमेष ने कहा, अरे शादी का फूल होगा। नहीं, ये शादी का फूल नहीं है, ये तो सूखा हुआ है। अरे फेंक दो इसे। मधु ने फूल बाहर फेंक दिया और तुरंत उसकी तबीयत ठीक हो गई। कमाल है, फूल फेंकते ही मुझे और उल्टी नहीं आ रही है। ये कैसे हो गया? काला जादू है क्या? काला जादू? मधु, ये तुम्हारे मन का वहम है। काला जादू बोल के कोई चीज नहीं है। कल रात को ही अनिमेष के साथ मधु की शादी हुई थी। मधु अनिमेष के साथ ससुराल जा रही थी, लेकिन उसे ये बात हजम नहीं हुई कि एक सूखा फूल उसकी सीट पर कहाँ से आया और उस फूल को फेंक देने से उसकी तबीयत कैसे ठीक हो गई। मधु ससुराल पहुँच गई। ससुराल में उसकी सास बिमला आरती लेकर दरवाजे पर खड़ी हुई थी। आओ बहू, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। प्रणाम माँ जी। बिमला ने मधु की आरती उतारी, लेकिन तभी अचानक से मधु के पल्ले में आग लग गई। अरे बाप रे, आग आग, बचाओ बचाओ। अरे ये क्या? आग कैसे लग गई? बेटा पानी ला, पानी ला। अनिमेष दौड़कर पानी लाया और पानी से आग बुझ गई। ये तो घोर अमंगल है। अभी तक घर में घुसी तक नहीं और पल्लू में आग लग गई। मधु ने देखा उसकी ननद पल्लवी दूर से ये सब कुछ देख रही है। वो चुपचाप खड़ी है, उसकी आंखें लाल हैं। मधु ने पूछा, अनिमेष, पल्लवी की आंखें लाल क्यों हैं? अरे उसे कुछ बीमारी है, डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। दिमागी बीमारी है शायद। मधु को कुछ अजीब लगा। पल्लवी ने ना मधु से बात की और ना ही वो मधु के पास आई। अनिमेष का घर मधु के घर से बहुत दूर था। अनिमेष के गांव में ज्यादा लोग नहीं रहते थे। पूरा गांव सुनसान था, घर टूटे हुए थे। इस गांव में घुसने के बाद से बहुत अजीब लग रहा है सब कुछ। और अनिमेष का घर भी कितना अजीब है, जैसे कि मेरे पीठ पीछे कुछ चल रहा है। और ये पल्लवी तो बड़ी अजीब है, कहीं यही तो नहीं कर रही है काला जादू। मधु को पल्लवी पर शक हुआ। रात को मधु सबके साथ खाना खाने बैठी। बिमला ने एक कटोरी में मधु को दाल दिया। ये लो बहू, दाल खा लो, मैं बहुत अच्छी दाल बनाती हूँ। धन्यवाद माँ जी, आप खुद खाना बनाकर मुझे खिला रही हो। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। कोई बात नहीं बेटी, जल्दी से दाल खा ले। मधु एक चम्मच से दाल उठाकर खाने ही जा रही थी, तभी उसने देखा कि पूरी दाल लाल हो गई, जैसे कि कटोरी में दाल नहीं किसी का खून हो। आह, ये क्या है? मधु ने चम्मच फेंक दिया। तभी पल्लवी जोर से हंस पड़ी। पल्लवी को हंसते हुए देखकर मधु के रोंगटे खड़े हो गए। मधु कुर्सी से उठने गई और अभी उसका पैर टेबल के नीचे लग गया और वो गिर पड़ी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आज के दिन मेरे साथ क्या कुछ नहीं हुआ। मैं कह रही हूँ अनिमेष, इस घर में कोई काला जादू कर रहा है। अरे मधु, ये तुम्हारी गलत फहमी है। नहीं, बहू को अगर ऐसा लग रहा है तो कल मैं प्रभु जी को बुलाती हूँ, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। ये प्रभु जी कौन है? एक साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं मेरे प्रभु जी। उन्हें सब पता है, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। मधु अपने कमरे में जाकर सो गई, लेकिन उसे नींद नहीं आई। वो अपने मन में सोचने लगी, आखिर इस घर में ऐसा क्या है? कुछ अजीब है ये घर। अनिमेष शादी से पहले मुझे कभी घर नहीं लाया। मधु और अनिमेष 1 महीने पहले ही मिले हैं। पहली बार मिलने के बाद ही उन दोनों के बीच में प्यार हो गया। मधु ने बार बार कहा था कि शादी से पहले एक बार मुझे घर ले चलो, लेकिन अनिमेष मना करता रहा। और आज मधु को सब कुछ अजीब लग रहा है। बीच रात को वो बिस्तर से उठकर बालकनी में जाती है, तभी पीछे से उसे कुछ सुनाई देता है। वो पीछे मुड़ती है और डर के मारे उसका गला सूख जाता है। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वो देखती है कि पल्लवी उसके सामने खड़ी है। मधु, तुम यहाँ से चली जाओ, यहाँ कभी मत आना। मतलब तुम मुझे जाने के लिए क्यों कह रही हो? सुबह से तुम मुझे भगाने की कोशिश कर रही हो। कहीं तुम ही तो काला जादू नहीं कर रही हो सुबह से? नहीं मधु, मैं नहीं, मुझे वो सब नहीं आता। ये तो माँ और भैया का काम है। मैं उन लोगों को मना करती हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुनते नहीं है। इसीलिए दवाई खिला खिलाकर मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों। तुम्हारे पहले भी यहाँ और लड़कियां आ चुकी हैं। मतलब क्या कहना चाह रही हो तुम? मतलब मेरी माँ और मेरे भैया एक साधना कर रहे हैं। वो दोनों अमर होना चाहते हैं और उसके लिए उन्हें 5 औरतों की बलि चढ़ानी पड़ेगी। 4 को वो मार चुके हैं। तुम आखिरी हो, इसीलिए तो कल उस साधु को बुलाया है माँ ने। डर के मारे मधु कांपने लगी। ये क्या कह रही हो तुम? मैं तो तुम्हें बदमाश समझ रही थी। ऐसा ही होता है, बुरे लोग अच्छा होने का ढोंग करते हैं, इसीलिए हम उन्हें पहचान नहीं पाते। तो क्या करूं मैं? अगर अभी यहाँ से भाग भी गई तो अनिमेष मायके जाकर मुझे फिर से ले आएगा।
हाँ, ये बात तो है, माँ और भैया को रंगे हाथों पकड़ना होगा। ठीक है, मेरे पास एक प्लान है। मेरा दोस्त पुलिस में है, मैं उसे खबर कर देती हूँ, बाकी कल देखा जाएगा। मधु बहादुर थी। उसने अपने पुलिस दोस्त को मैसेज कर दिया और चुपचाप सो गई। अगले दिन सुबह वो साधु घर में आया। बिमला, तो यही है तुम्हारी बहू? यही है वो। प्रणाम साधु बाबा। जीती रहो। चलो अब पूजा में बैठते हैं। अनिमेश, तुम वो स्पेशल अगरबत्ती लाए हो ना? हाँ प्रभु जी। उसे जला दो और मधु के अलावा सभी नाक में कपड़ा बांध लो। ऐसा क्यों साधु बाबा? यही इस पूजा का नियम है। लेकिन मधु को पहले से सब कुछ पता था। पल्लवी ने उसे सब कुछ बता दिया था, इसीलिए मधु ने पहले से ही अपनी नाक में रुएं भर रखी थी। वो मुंह से सांस ले रही थी। सभी पूजा में बैठ गए और अनिमेश ने अगरबत्ती जला दी। इसमें बेहोश करने वाली दवाई मिलाई गई थी। मधु को वो भी पता था। अब मुझे बेहोश होने की एक्टिंग करनी होगी। मधु आंखें बंद करके सो गई। सभी ने सोचा कि वो बेहोश हो गई है। ये लड़की तो बड़ी कमजोर निकली, इतनी जल्दी बेहोश हो गई। चलो अब इसकी बलि चढ़ाते हैं। बलि चढ़ाने के लिए तीनों ने मिलकर मधु को तैयार किया। साधु बाबा हाथ में तलवार लेकर गर्दन काटने ही वाले थे कि तभी वहां पुलिस आ गई। रुक जाओ, तलवार फेंक दो, ये वो अंडर अरेस्ट। अरे यह पुलिस कहाँ से आ गई? इन्हें खबर कैसे मिली? मैंने खबर दी थी साधु बाबा, अब आप सबका भांडा फूट गया है। तीनों रोने धोने लगे। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। थैंक यू मधु, थैंक यू पल्लवी, तुम दोनों की वजह से आज ये तीनों पकड़े गए हैं। अब इनको कभी नहीं छोड़ेंगे बाहर, जेल में बैठ के सड़ेंगे ये लोग। मधु की जान बच गई। मधु पल्लवी को डॉक्टर के पास ले गई और धीरे धीरे पल्लवी ठीक हो गई। मधु और पल्लवी एक साथ रहने लगे और खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगी। लोकेश काम पर बहुत बिजी रहता है। घर वालों से दो बातें करने का उसके पास टाइम नहीं है। कभी कभी काम की वजह से वो खाना भूल जाता है तो कभी नहाना। ऐसे ही लोकेश की जिंदगी आगे बढ़ रही थी। सभी खुश भी थे, लेकिन आज घर में चिंता की लहर छा गई है क्योंकि लोकेश घर से दूर जा रहा है। माँ, मुझे जाना पड़ेगा माँ, नहीं तो वो लोग मुझे काम से निकाल देंगे। लेकिन बेटा वो जगह बहुत दूर है, ऊपर से पहाड़ी है, ठंड बहुत ज्यादा है, तू अकेले कैसे सब कुछ संभालेगा? लोकेश के पिता ने कहा। एक काम कर बेटा, तू शादी कर ले, तेरे साथ तेरी पत्नी रहेगी तो तेरा ख्याल रखेगी और हमें भी चिंता नहीं होगी। असल में लोकेश को भी एक जीवन साथी चाहिए थी, लेकिन काम की वजह से उसको कभी किसी लड़की से बात करने का मौका ही नहीं मिला। लोकेश ने होटल मैनेजमेंट किया था। वो भी एक होटल में ही खाना सर्व करने वाला था और उसे अब बीवी की जरूरत भी थी। उसने शादी के लिए हाँ बोल दिया। उसके माता पिता ने लड़की ढूंढी और 1 महीने के अंदर लोकेश की शादी हो गई। लड़की सुंदर थी, सब कुछ ठीक ही था, लेकिन लड़की थोड़ी मोटी थी। शादी के बाद वाले दिन ही लोकेश पहाड़ी के उस होटल में काम करने के लिए चला गया। उसकी बीवी रत्ना भी उसके साथ गई। उन दोनों को रहने के लिए एक छोटा सा घर मिला। वहां पहुंचते ही रत्ना ने कहा, हाँ जी सुनते हैं, मुझे भूख लगी है। भूख? अभी तो ट्रेन में तुमने 10 बर्गर खाया। बर्गर से क्या होता है, उससे पेट भी नहीं भरता है और मन भी नहीं। मुझे तो अभी बिरयानी चाहिए। इतनी ठंड में बिरयानी कहाँ से लाऊं? रात हो गई है, बाहर सब लोग सो रहे हैं, एक दुकान तक नहीं खुला है। तो फिर बनाइए ना, आपको तो खाना बनाना आता ही होगा। होटल में जो काम करते हैं सिर्फ 5 प्लेट बनाइए, मुझे ज्यादा भूख नहीं है। लोकेश को अभी खाना बनाने का मन तो नहीं था, लेकिन बीवी का मन रखने के लिए उसे रसोई में जाना ही पड़ा। लोकेश बिरयानी बनाने लगा और मन ही मन अपने आप से बातें करने लगा। ज्यादा भूख नहीं है इसलिए 5 प्लेट बिरयानी खा रही है। अब ज्यादा भूख होगी तब तो पूरा हांडी खा जाएगी ये औरत। हे भगवान, ये किससे पाला पड़ गया मेरा। लोकेश बिरयानी बनाकर रत्ना के सामने लाया। रत्ना ने 10 मिनट के अंदर सारी बिरयानी खत्म कर डाली और फिर कहा, अब जाकर पेट को थोड़ी शांति मिली। अरे मैं आपके लिए तो रखना भूल ही गई। आपको खाना था क्या? नहीं, मुझे खाने का नहीं, केवल बनाने का शौक है। लोकेश ने ताना मारा, लेकिन रत्ना को वो समझ ही नहीं आया। चलो अच्छा है, आप खाना बनाना और मैं खाती रहूंगी। बाहर ठंड बहुत ज्यादा हो रही थी। रत्ना कंबल ओढ़कर सो गई। लोकेश के बारे में उसने सोचा तक नहीं। वो इतनी मोटी थी कि एक कंबल उसने पूरा ले लिया। अरे अब मुझे नींद कैसे आएगी? कंबल तो तुमने ले लिया। शादी में मेरी माँ ने आपके लिए चादर दिया है ना, वही ओढ़ लीजिए और मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मुझे बहुत नींद आ रही है। लोकेश चादर ओढ़कर सो गया, लेकिन ठंड के कारण वो कांपता रहा। सुबह हो गई और लोकेश काम पर जाने की तैयारी करने लगा। रत्ना की नींद अभी तक नहीं खुली थी। रत्ना,
अरे वो रत्ना, मेरे लिए नाश्ता नहीं बनाओगी? मुझे काम पे जाना है। नाश्ता आप खुद बना लीजिए और मेरे लिए भी अलग से आलू के पराठे बनाकर रख दीजिए। जब मेरी नींद खुलेगी तब मैं खा लूंगी। क्या मुसीबत है, काम पे भी जाओ, खाना भी बनाओ, ये तो हद हो गई। इससे अच्छा तो मैं शादी ही ना करता। लोकेश ने रत्ना के लिए 10 आलू के पराठे बनाए और खुद के लिए 2। खाना खाकर वो काम पर चला गया और टेबल साफ करके कस्टमर के आने का वेट करने लगा। एक कस्टमर खाना खाने आया। होटल के मैनेजर ने लोकेश से कहा, लोकेश, आज तुम्हारा पहला दिन है, देखना आज कोई गड़बड़ ना हो। उस कस्टमर से ऑर्डर ले आओ और फिर खाना सर्व करो। हाँ जी सर, मैं अभी करता हूँ। लोकेश कस्टमर के पास गया। सर, आपको खाने में क्या चाहिए? मेरे लिए तंदूरी रोटी, दाल मखनी और सिरके वाली प्याज लेकर आओ। जी सर, अभी लाता हूँ। लोकेश खाना लाने गया। वो तंदूरी रोटी, दाल मखनी और सिरके वाली प्याज लेकर टेबल पर आ ही रहा था कि तभी उसके सामने उसकी बीवी आई। रुक जाइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अपनी बीवी को यहाँ देखकर लोकेश चौंक गया। अरे रत्ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या बात है? मैंने आपको आलू के पराठे बनाने को कहा था। हाँ, बनाया तो था। 10 पराठे तुम्हारे लिए रखकर भी आया था। वही तो, सिर्फ 10 पराठे। 10 पराठे खाकर मेरी भूख बढ़ जाती है। ये क्या बात हुई? खाना खाने के बाद तो भूख मिटता है। बकवास मत कीजिए, मुझे खाना दीजिए, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ये बोलकर रत्ना ने लोकेश के हाथों से खाने की प्लेट छीन ली और वहीं खड़ी खड़ी खाने लग गई। अरे रत्ना, ये कस्टमर के लिए था। तो नई प्लेट लाइए ना, और हाँ, मेरे लिए भी लाइए। लोकेश अपना सर घुजाने लगा। मैनेजर ने उससे कहा, लोकेश, क्या हो रहा है ये सब? उस प्लेट का पैसा मैं तुम्हारे सैलरी से काटूंगा। जी सर। लोकेश ने कस्टमर को नई प्लेट में खाना सर्व किया। क्या हुआ, इतनी देर क्यों लग गई? सर, वो असल में मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम किसी काम के नहीं हो। 2 रोटी और दाल मखनी लाने में इतना टाइम लगता है क्या? ये बोलकर वो आदमी खाना खाने जा ही रहा था कि तभी रत्ना ने छलांग लगाई और उसकी प्लेट से रोटी लेकर खाना शुरू कर दिया। खाना बड़ा स्वादिष्ट है। ये क्या हो रहा है? कौन है ये? ये मेरी बीवी है सर। मुझे नहीं खाना यहाँ पे। मैं और कभी नहीं आऊंगा इस होटल में। वो कस्टमर गुस्से में चला गया। लोकेश ने रत्ना को घर जाने के लिए कहा। रत्ना, समझने की कोशिश करो, आज मेरा यहाँ पहला दिन है, तुम घर जाओ। मुझे खाना दे दो, मैं घर चली जाती हूँ। लोकेश ने रत्ना को ढेर सारा खाना दे दिया। उसमें रोटी, सब्जी, दाल, चिकन सब कुछ था। रत्ना खुश होकर घर चली गई। लोकेश को मैनेजर से डांट खानी पड़ी। लोकेश शाम को घर लौट गया। रत्ना ने कहा, आपके होटल में खाना बड़ा स्वादिष्ट बनता है। अभी और कोई खाना नहीं मिल सकता है तुम्हें। मैं खाना बना भी नहीं सकता हूँ अभी। अरे हाँ बाबा, मुझे पता है। मैं क्या हर वक्त आपको खाना बनाने के लिए बोल रही हूँ? आज बहुत खा लिया मैंने। आप बस चाय बना दीजिए। चाय? हाँ, चाय बनाने में तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है ना। चावल बनाने के लिए जो गमला है ना, उसी में चाय बनाइए। 1 गमला चाय पीनी है मुझे। लोकेश ने वही किया। 1 गमला चाय बनाकर रत्ना के सामने रख दिया। रत्ना गमले से ही डायरेक्ट चाय पीने लगी। लोकेश ने कहा, देखो रत्ना, तुम ऐसे अचानक से होटल में नहीं आ सकती हो। आज मेरी बहुत बेइज्जती हुई। ठीक है, तो आप छुप छुप कर मेरे लिए खाना लाया कीजिए, तो फिर मैं नहीं जाऊंगी। लोकेश कुछ कह नहीं पाया। चाय पीकर रत्ना सो गई। लोकेश भी सो गया। बाहर बर्फ गिरने लगी। ठंड से कांपते हुए देर रात लोकेश को नींद आ ही रही थी कि तभी रत्ना की नींद खुल गई। मुझे भूख लगी है। मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना दो। क्या हुआ? इतनी रात को क्यों रो रही हो? 1 गमला चाय तो पिया। 1 गमला चाय से क्या होता है? चाय पानी ही तो है, कब का पच गया। मुझे खाना लाकर दो। होटल से खाना लाकर दो। रत्ना ने इतना ज्यादा रोना धोना शुरू कर दिया कि लोकेश को बाहर निकलना ही पड़ा। एक चद्दर ओढ़कर बर्फ में वो होटल में अपनी बीवी के लिए खाना लाने चला गया और वहां जो भी बचा कुचा था वो लेकर चला आया। रत्ना खाना खाकर सो गई। अगले दिन से लोकेश एक बैग ले जाने लगा और चोरी छुपे उसमें खाना भरने लगा और वही खाना घर लाने लगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि होटल में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। 1 महीना ऐसे ही बीत गया और महीने के अंत में लोकेश मैनेजर के पास सैलरी मांगने के लिए गया। सर, आज मुझे सैलरी मिल जाएगी ना? सैलरी? किस बात की? ये लो खाने का बिल, ये पहले भर दो। अब कैसा बिल सर? मैंने तो कोई खाना नहीं खाया। नहीं खाया, लेकिन चुराया तो है ना?
हर रोज चोरी छिपे बैग में खाना ले जाते थे ना, अब भरो उसका बिल और दफा हो जाओ यहाँ से। लोकेश को सैलरी नहीं मिली, ऊपर से उसे पैसे देने पड़े। उसकी सारी सेविंग्स खत्म हो गई और नौकरी भी चली गई। वो गुस्से में घर लौटा तो देखा रत्ना ने पूरे घर में गंदगी करके रखी है। क्या हुआ रत्ना? सुबह से पेट में दर्द है और पैखाना रुक ही नहीं रहा है, क्या करूं? लोकेश रत्ना को लेकर अस्पताल गया तो डॉक्टर ने कहा, देखिए, इतना ज्यादा खाने की वजह से पेट के अंदर खाना जम गया है और उसकी वजह से कीड़े मकोड़े हो रहे हैं। आपको खाना बंद करना होगा, नहीं तो 1 साल के अंदर आपकी मृत्यु हो जाएगी। मरने की बात सुनकर रत्ना डर गई। वो इतनी डर गई कि और कभी इतना ज्यादा ना खाने का वादा भी किया और उसके बाद से वो बदल गई। उसने इतना ज्यादा खाना छोड़ दिया, घर गृहस्थी में मन लगाने लगी और पति के साथ मिलकर खाने का एक ठेला खोल लिया और वहां खाना बनाने लगी। इसी तरह लोकेश का नसीब खुल गया और कुछ ही दिनों में उसकी पत्नी पतली हो गई और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे।